इन हमलों में ईरान ने तो ये क्लेम किया है कि उसने Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed to our channel, please hit the subscribe button and press the bell icon. इस geopolitical complexities के ज़माने में regional tensions global affairs के मेन खासियत बन चुके हैं। Historical dispute से लेकर सियासी सूरत हाल तक ये दुनिया तनाज़ात से भरी हुई है। इन तनाज़ात की आग को territorial claims, ideological differences और strategic interest के थ्रू भड़काया जाता है। और जब मुल्क अपने मुखालिफ इरादों और मुख्तलिफ तरजीहात का सामना करते हैं तो इन जंगों के असरात बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और न सिर्फ मुल्कों बल्कि पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जो कि आलमी अमन के लिए खतरे की घंटी बजा देती है। अब एक रीसेंट डेवलपमेंट के मुताबिक ईरान ने 3 कंट्रीज के ऊपर मिसाइलों की मदद से हमला कर दिया था। इन 3 में शामिल इराक, सीरिया, पाकिस्तान के बलोचिस्तान का प्रोविंस शामिल है। इन हमलों में ईरान ने तो ये क्लेम किया है कि उसने मोसाद, जो कि इसराइली स्पाइंग एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, लेकिन ये मसला इतना सीधा है नहीं जितना समझा जा रहा है। इस मसले की शुरुआत तो उसी दिन हुई थी जिस दिन हमास ने इसराइल के ऊपर पहला अटैक किया था, जिसके बाद जनवरी के महीने में यमन के अंदर मौजूद एक हौतीज रेबल्स की जो तहरीक है उसने इसराइली कार्गो शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। वहीं पर ईरान के शहर किरमान में पाए मास्टर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर 2 खौफनाक सुसाइड ब्लास्ट होते हैं, जिसमें तकरीबन 94 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, जिसका इल्ज़ाम जो है IRGC जो है, जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो सीधा जो है हमास मोसाद के ऊपर, उसके साथ इराक के अंदर ISIL इस्लामिक स्टेट के ऊपर और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट ग्रुप जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी सेफ हेवन्स बनी हुई हैं, जैशुल अदल को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी बाद जो है पूरे रीजन में एक खौफ की फिजा सी जन्म ले लेती है या तशवीश की लहर दौड़ जाती है। दोनों मुल्कों के जंग की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो इस ग्रेट गेम में चाइना और रशिया का होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस जो मेन इस टाइम पीक इसराइल के ऊपर है वो इसराइल से शिफ्ट होकर पाकिस्तान और ईरान की तरफ चला जाएगा। अब आलमी ताकतें इस मसले को सेटल डाउन करने के, डी एस्केलेट करने की तरफ जा रही थी, जिसके बाद अचानक से ये होता है कि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ईरान के बॉर्डर एरिया में जो BLF के दहशतगर्द छुपे हुए हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो उनको टारगेट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने जिसकी कंफर्मेशन भी की कि पाकिस्तान ने जो है हमारे बॉर्डर एरिया पे अटैक किया, जिसके अंदर 9 जो हैं वो नॉन ईरानियन नेशनल्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मिलिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं या वो मिलिटेंट ग्रुप्स को जो है अपने तरफ सेफ हेवन्स दे रहे हैं। बेसिकली ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं ये बॉर्डर के करीब जो सिक्योरिटी वैक्यूम्स होते हैं, क्योंकि पूरे बॉर्डर को सिक्योर करना एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, तो लेकिन जो उसके करीब के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, ये उन एरियाज़ में छुप कर अपनी सेफ़ हेवन्स बना लेते हैं और वहाँ से दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कंडक्ट करनी शुरू करते हैं, जिसका जो इल्ज़ाम है वो सीधे उन मुल्कों के ऊपर आता है, क्योंकि दहशतगर्द भागकर दोबारा उन्हीं सेफ हेवन्स की तरफ जा रहे होते हैं जो कि उन्होंने सिक्योरिटी वैक्यूम के अंदर बनाए होते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान का अटैक होता है तो सबसे पहले जो है चाइना की तरफ से जो है एक बयान जो है सामने आता है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो दोनों मुल्कों को सब्र से काम लेने का कहता है। उसके बाद सऊदीया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, चाइना और रशिया दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो पाकिस्तान का और ईरान के दरमियान मीडिएट करना कर देते हैं, ताकि मसले को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, इसको हल की तरफ लेके जाए। क्योंकि जो गेम इस टाइम पे आलमी ताकतें रेड सी के अंदर चल चुकी हैं, तो अगर वो कामयाब नहीं होती तो उसमें जो है अगर ईरान और पाकिस्तान की जंग होती है तो वो जो इतनी बड़ी जो एक चेस की गेम वहाँ पर चल रही है वो मुतासर होने का ख़तरा है। फिर जिसके बाद आपने देखा होगा कि अभी लास्ट फ्राइडे तक ही वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बातचीत और बयानबाजी शुरू हो गई कि जी हम बरादराना ताल्लुकात और मसले को डी एस्केलेट किया जाएगा और मसला अब तकरीबन
हल होने की तरफ जा रहा है और उसको हल ही समझें आप लोग। क्योंकि जो ये इसराइल का अटैक था जो हमास ने इनके ऊपर किया, बेशक ये एक बहुत बड़े हाथ सर पे होने के बाद ही ये अटैक कंक्लूड किया गया था, तो अमेरिका इस जाल में शायद पूरे तरीके से फंस चुका है। जिसके बाद अगर यमन जो है वो अमेरिका को ये रेड सी के ऊपर जंग में घसीट लेता है, या कोई और दूसरा मुल्क जो हमास का है, हमास अगर उसको जंग में घसीट लेता है, या हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स जो आजकल हो रहे हैं वो भी उसको जंग में घसीट लेता है, तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पावर्स हैं जो अमेरिका से स्कोर सेटल करना चाहती वो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के फुल स्केल अटैक के वेट में है, ताकि वो एक अटैक करे और अमेरिका को एक तवील मुद्दत जंग में दोबारा से घसीट लें, जो कि शायद इस दफ़ा यूएसए की बतौर सुपर पावर शायद आखिरी जंग हो। और क्योंकि इसराइल जो है वो मेनली अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव है मिडल ईस्ट के अंदर, तो अगर पैलेस्टाइन का जो 2 स्टेट सोल्यूशन अब जो तजवीज़ किया जा रहा है वो अगर पास हो जाता है, तो आप यूँ समझें कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का जो ये चोक पॉइंट है, या पैलेस्टाइन की जो ज़मीन है उसके ऊपर अमेरिका की मोनोपोली पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जो ये कॉन्सेप्ट है कि इस एरिया में इसराइल के एरिया में बैठने वाला मशरक़ और मगरिब दोनों की ट्रेड को कंट्रोल करेगा, तो आप इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये वही दज्जाली खोता है जो मशरक़ और मगरिब दोनों की ट्रेड को कंट्रोल करने के ये जो बातें सुनने के काम आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मसला कहाँ तक एस्केलेट होता है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि मसला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो और मज़ीद जानी नुकसान इसके अंदर ना पेश आए। लेकिन देखना अब ये होगा कि अमेरिका का जो रिस्पॉन्स जो कि मुसलसल बमबारी, फ़ज़ाई बमबारी के थ्रू वो दे रहा है, वो कब तक चलता है और उसके बाद जो है मसला टेबल की तरफ आता है, या अभी इसके अंदर और एस्केलेशन की गुंजाइश है। तो क्या यमन जो है वो अमेरिका को अपने साथ जंग में घसीटने में कामयाब होगा या नहीं होगा, कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन 2024 के जून जुलाई तक आपको सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि दुनिया जो होगी वो डिक्लेयर बाइपोलर हो चुकी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द इनसाइड स्टूडियो। थैंक यू।